Hello and welcome to the lecture number 4 of our revision video series based on one of the most important topics of your CS executive curriculum, part B, and that is of directors. Yes, dear viewers, after successfully completing on with the part 1 जहां पर हमने मीटिंग्स के बारे में बात करा, पार्ट नंबर 2 हमने उठाया था 40 मार्क्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में और ये कवर अप करता है डायरेक्टर्स के चैप्टर को। 40 मार्क्स में मीटिंग्स और डायरेक्टर्स दोनों इंक्लूडेड है। हमने मीटिंग्स के सारे प्रोविजंस जो कि सेक्शन 96 से लेकर के 122 तक दिए गए थे, ये सारे सेक्शंस डिटेल में पढ़ लिए थे, इनका रिवीजन कर लिया था। भले ही आप इन्हें अपने सेकंड टाइम रिवीजन में सुने, थर्ड टाइम रिवीजन में सुने या इवन वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन आप इन्हें सुनेंगे तो यू विल बी एबल टू रिवाइज ऑल योर कॉन्सेप्ट्स इन वन सिंगल शॉट। और इसी कारण से इंस्टेड ऑफ गिविंग वन बिग वीडियो दैट मे बी फॉर 4 or 5 or 6 hours, what we have done for your convenience is हमने इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इसी कैटेगरी में हमने डायरेक्टर्स वाले पोर्शन के भी अभी तक 3 वीडियोस कंप्लीट कर लिए। 3 वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 11 जो था कंपनी एक्ट 2013 का वो कंप्लीट कर लिया और इस चैप्टर नंबर 11 में सेक्शन 149 से लेके 172 तक के प्रोविजंस, whether it is about the appointment of directors or their qualifications or disqualifications, resignations or removals जैसे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए, राइट? तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बिलीविंग कि आप ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली रिवाइज करते जा रहे हैं और चीजें बिल्कुल चकाचक हैं आपके एंड पर भी। आज का वीडियो जो है ये बेस्ड है आपके डायरेक्टर्स के सेकेंड इंपॉर्टेंट चैप्टर पर, यानी कंपनी एक्ट 2013 की मैं बात कर रही हूं एंड दैट इज चैप्टर नंबर 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट, दैट इज अबाउट द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर्स। 173 से लेके 185 तक के प्रोविजंस इसमें कवर्ड अप हैं और इन सेक्शंस में हमें बोर्ड मीटिंग्स के बारे में पढ़ाया जाएगा और फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आएगी बोर्ड के पावर्स और उसके रिस्ट्रिक्शंस जो सेक्शन 179, 185 में साइमल्टेनियसली कवर अप होंगे। एंड देन द लास्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन फॉर द डे विल बी सेक्शन 185 जो कि लोन टू डायरेक्टर्स पर आधारित है। तो आप अपनी कॉपी, पेन, पेंसिल और पानी का ग्लास या बॉटल तैयार करके बैठे रहिए, स्क्रीन के सामने से हिलना नहीं है हमें। And make sure that you do not skip on any single point if your aim happens to revise the entire thing in a proper manner. ऊपर से सरका के कुछ छोटे पॉइंट आपको पढ़ा दें, ऐसे नहीं चलेगा। पढ़ना पूरा है क्योंकि इस 40 मार्क में केस स्टडीज ही आती हैं और उन्हें आप सॉल्व कब कर पाएंगे बच्चों? जब हर एक पॉइंट पर आपकी क्लैरिटी हो, हर एक सेक्शन पर आपको क्लैरिटी हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के सेशन के साथ आगे और सबसे पहली चीज जो आपके सामने स्क्रीन पर है, आई हैव गिवन अ फेंट ओवरव्यू एज टू कि बोर्ड मीटिंग्स कंपनी में करना क्यों जरूरी है। हम सब अब जानते हैं, बाय नाउ वी आर वेरी क्लियर विद द फैक्ट कि कंपनी में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज 2 होती हैं, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और दूसरे मेंबर्स होते हैं। एज फार एज बोर्ड इज कंसर्न ये डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करते हैं एंड इसीलिए इनके जो पावर्स हैं वो ज्यादा डे टू डे अफेयर्स के मैनेजमेंट से जुड़े। Whereas for all other things we need to take recourse, that means we need to take the approval of the members. अब मेंबर्स से कहाँ कैसे अप्रूवल्स लेते हैं वो सब हमने जनरल मीटिंग्स में पढ़ ही लिया। तो अब बोर्ड से अप्रूवल कैसे ली जाती है, बोर्ड मीटिंग उसका एक माध्यम है, तो ये कैसे करी जाती है, ये वाला सारा कंसेप्ट हमें अब पढ़ना शुरू करना है। और जो पहला ही टॉपिक हम उठाएंगे वो है आपका सेक्शन नंबर 173 for you on the screen, and this section talks about the meetings of the board of directors. ठीक है, समझते चल रहे हैं ना क्या पढ़ रहे हैं? चलो 3-4 पॉइंट है यहाँ पर 173 के सारे कंसेप्ट को कवर करने के लिए कि मीटिंग कौन सी कंपनी करती है, कब कब करती है और उसे कैसे करती है, वो सारी चीजें। पहला पॉइंट जो आपके सामने है वो है हर कंपनी को ये मीटिंग जिसे बोर्ड मीटिंग कहा जाता है करना होती है, बट पहले हमें बताया जा रहा है फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। Every company, and when I say every company, you specifically know that here every company will mean whether you are a private company or you are a public company. ठीक है ना? 1% कंपनीज, स्मॉल कंपनीज, इन सब के कुछ एग्जेम्पशंस हैं, कुछ रिलैक्सेशंस हैं।
आप ये पार्ट ए में भी पढ़ते हैं, अभी यहाँ आखिरी में नीचे फिर से बताऊंगी जैसे सेक्शन खत्म करूंगी। तो अभी यहाँ एवरी कंपनी से हमारा मतलब क्या होता है भाई, सिर्फ वो कंपनी जो पब्लिक है या प्राइवेट है। तो एवरी कंपनी विल होल्ड इट्स फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कितने दिन में करते हैं, चलो जल्दी से बैठे बैठे बिना स्क्रीन पे देखे बताओ, 30 डेज में करते हैं। इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, हर कंपनी को अपनी पहली बोर्ड मीटिंग, बोर्ड सभा बुला लेना अनिवार्य है। ठीक है, हाँ, उसके बाद यानी सब्सिक्वेंटली आफ्टर दैट उसे कम से कम 4 मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करना जरूरी है हर साल में। इस प्रकार, in such a manner that not more than 120 days shall intervene between two consecutive meetings of the board. Not more than 120 days, यानी 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए दो बोर्ड मीटिंग्स के बीच में। यानी मानो सपोज मैंने अपनी एक बोर्ड मीटिंग करी है 15 अप्रैल को, ठीक है, अब ये पहली बोर्ड मीटिंग है मान लीजिए मेरे फाइनेंशियल ईयर की। अब अगली जो बोर्ड मीटिंग है वो मैं कभी भी करूं, बस मुझे ये ध्यान रखना है कि 15 अप्रैल से जहां 120 दिन खत्म हो रहे हैं वो कंसिडर कर लूं, बिकॉज नॉट मोर देन 120 डेज, नॉट मोर देन 120 डेज, 120 दिन से ज्यादा नहीं आने चाहिए। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है इतना? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन से, इसके बाद न्यूनतम 4 साल की, इस तरह से कि दो के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप ना हो। हाँ, आप हर महीने में एक कर लो चल जाएगा, हर 15 दिन में एक कर लो, हर 20 दिन में एक कर लो चल जाएगा, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं, बट 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए कि एक मीटिंग कर रहे हैं आप 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल 2020 को, और दूसरी मीटिंग उठा करके कर रहे हैं 15 सितंबर 2020 को। भाई इसमें तो 6 महीने निकलने आए। 120 दिन डेज से कैलकुलेट करेंगे, मंथ से नहीं, याद रखना, क्योंकि किसी मंथ में 30 डेज है, किसी मंथ में 31 डेज होते हैं। बैक टू बैक जुलाई अगस्त ऐसे महीने आते हैं जब दोनों में 31 डेज आ जाते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखना है। क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग को लेकर के मेन पॉइंट। हालांकि सेक्शन 8 कंपनी के संबंध में एक पॉइंट है, और सेक्शन 8 कंपनी के लिए एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग विद इन एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स करनी है, यानी साल में 2 भी करेगी तो भी चल जाएगा, क्योंकि कैलेंडर मंथ्स 12 होते हैं, फाइनेंशियल ईयर के भी मंथ्स 12 होते हैं, बट कैलेंडर शुरू 1 जनवरी से होता है और फाइनेंशियल ईयर शुरू कब से होता है? 1 अप्रैल से होता है। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट कि अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो फिर ऐसी स्थिति में 6 महीना में एक, यही वो बारीक बारीक पॉइंट है जहां केस स्टडी छुपी होती है। ये जो ऊपर लिखा है ना, ये तो सब याद रख लेते हैं। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट देखो। दूसरा पॉइंट आपसे क्या कह रहा है कि डायरेक्टर्स मीटिंग को जब अटेंड करते हैं तो वो या तो पर्सनली कर सकते हैं, या नाउअडेज वी आर इनटू द हैबिट ऑफ कंडक्टिंग मीटिंग्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एंड द सिचुएशंस दैट हैव बीन करंटली और इन द पास्ट फ्यू मंथ्स प्रिवेलिंग अक्रॉस द ग्लोब, जैसे कोविड-19 की महामारी के नाम से जाना गया, इस पेंडेमिक के चलते तो अब ऑनलाइन रिकॉर्स यानी चीजों पर ऑनलाइन जाना हमारे लिए एकमात्र रास्ता बच गया है ना। तो आपके डायरेक्टर्स भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं। ये पूरी अनुमति है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी भी दूसरे ऑडियो विजुअल मीन से मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। यहां पर बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल्स 2014 का रूल 3 है, उसका कंप्लायंस होना चाहिए। उसमें एक पॉइंट ये कहा गया है कि आप ऐसे मैकेनिज्म से, ऐसे ऑडियो विजुअल मीन्स से मीटिंग कराएंगे दैट इज केपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द डायरेक्टर्स इन द मीटिंग एंड ऑल्सो स्टोरिंग द प्रोसीडिंग। मतलब कौन आ रहा है, कौन सा डायरेक्टर आया है, किसने मीटिंग को अटेंड करा है, पूरी मीटिंग की प्रोसीडिंग की रिकॉर्डिंग कि क्या डिस्कशन हुआ, किसने क्या कहा, फिर पलट के किसका क्या जवाब आया, एवरीथिंग शुड बी रिकॉर्डेड। और रूल 3 में स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि आप ऐसे मीन्स या मैकेनिज्म से ही अपनी मीटिंग्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझे? अच्छा, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी रूल्स का नीचे बैक टू बैक रूल नंबर 4 आ रहा है और उसके साथ एमसीए का आया हुआ एक अपडेट जो कि आपको बताना है, जो कि नई चीज ऐड हुई थी।
कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं, ये आपकी किताब में ना वर्चुअल मीटिंग वाला जो चैप्टर है ना, इसी पार्ट बी का, उसमें दिया गया है। कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डिस्कस कर ही नहीं सकते। ये लिस्ट यहां पर दी गई है आपको इन 5 मैटर्स की। These 5 business items cannot be transacted through audio video mechanisms। यानी वो मीटिंग्स जो ऑडियो वीडियो मैकेनिज्म से हुई है, उनमें आप इन्हें रिकॉर्ड या इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते। ये बिजनेस हो ही नहीं सकते थे। और थे क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि वो जो नीचे आप एमसीए अपडेट देख रहे हैं ना, इस एमसीए अपडेट में करंट सिचुएशंस को ही ध्यान में रखते हुए, अगेन सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, इन बिजनेसेस को भी ऑडियो विजुअल कॉन्फ्रेंसिंग या एनी अदर ऑडियो विजुअल मैकेनिज्म से करने की अनुमति एमसीए ने दे दी थी। जब ये चीज एग्जिस्टेंस में आई, जब ये ऑर्डर एग्जिस्टेंस में आया, तब से लेकर के तो 30 सितंबर 2020 तक के लिए कंपनीज को ऑप्शन मिल गया था दैट दे मे होल्ड मीटिंग्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स टू ट्रांजैक्ट दीज बिजनेसेस। ठीक है, बिजनेसेस क्या है? तो बड़े आसान थे, सीधे थे, आपके सामने स्क्रीन पर हैं वो बिजनेसेस। फाइनेंशियल एनुअल स्टेटमेंट्स का अप्रूवल, बोर्ड्स रिपोर्ट का अप्रूवल, प्रोस्पेक्टस जिसके माध्यम से आप पब्लिक इश्यू लाते हैं उसका अप्रूवल, ऑडिट कमिटी की वो मीटिंग जिसमें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीएफएस अगर है तो, इन सब का जो अप्रूवल होता है सेक्शन नंबर 134 में, ऑडिट कमिटी की वो मीटिंग, एंड देन मैटर्स दैट आर रिलेटेड टू अमालगमेशन, मर्जर्स, डीमर्जर्स, एक्विजिशन एंड टेक ओवर। इन पांचों में से कोई भी बिजनेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग से नहीं हो सकता था। ओके ओके, बट नाउ विद दिस करंट अपडेट वी हैव गिवन द परमिशन, वी हैड गिवन द परमिशन कि आप ये कर सकते थे। इस चीज की परमिशन थी, एमसीए ने दे दिया था। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, चलो अब इसे जुड़े हुए तीसरे पॉइंट पर आओ। 173 का जो तीसरा पॉइंट आपके सामने आ रहा है, वो तीसरा पॉइंट कहता है मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले देंगे? भाई मीटिंग करें ना तो नोटिस तो देना पड़ेगा, और वो नोटिस जाता है एटलीस्ट 7 days prior to the date of meeting in writing to every director of the company at the address that is registered with the company। इसे आप हैंड डिलीवरी से भी भेज सकते हैं, इसे आप पोस्ट से भी भेज सकते हैं, इसे आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी भेज सकते हैं, और कम से कम 7 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। यानी अगर आप इस सोमवार को या इस मंडे को मीटिंग करना चाहते हैं तो इससे 1 हफ्ता पहले, 7 दिन पहले कम से कम आपका नोटिस जाना चाहिए। 173 का पॉइंट क्लियर है? हाँ, यहाँ एक चीज जरूर दी गई है कि आप शॉर्टर नोटिस पर भी मीटिंग कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि फिर ऐसी मीटिंग में कम से कम एक आईडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट हो। अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 अगर लगती है तो, ठीक है, अगर लगती है तो, और अगर किसी कारणवश इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस मीटिंग में नहीं आ पा रहा है जो शॉर्टर नोटिस पर कॉल करी गई थी, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो भी डिसीजंस उस मीटिंग में लिए गए ना, वो सर्कुलेट करे जाते हैं सारे डायरेक्टर को, इंक्लूडिंग दैट आईडी जो उस मीटिंग में नहीं आ पाए। ठीक है, और फाइनल सिर्फ तब होंगे जब उन सब डिसीजंस को रैटिफाई यानी कंफर्म या फाइनल अप्रूवल दे दे एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, आप शॉर्टर नोटिस पे कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन का नोटिस, 3 दिन का नोटिस, 1 घंटे का नोटिस देके मीटिंग कॉल कर लो। और फिर शर्त ये है 173 में कि एटलीस्ट एक आईडी उसमें होना चाहिए, अगर आईडी है तो। और अगर मैम आईडी नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तो फिर मीटिंग कॉल कर ही सकते हैं, है ना? हाँ, अगर आईडी है तो फिर एटलीस्ट एक आईडी चाहिए। अगर आईडी या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होता है तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा? जो भी डिसीजन लिए गए उसे सर्कुलेट करो सारे डायरेक्टर को, और उस सर्कुलेटेड रिजोल्यूशंस पर जो पास हुए उस मीटिंग में एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रैटिफिकेशन होना चाहिए। रैटिफिकेशन यानी कंफर्मेशन कि ठीक है भाई, आपने शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग कॉल करा, मैं किसी कारणवश नहीं आ पाया, बट जो भी डिस्कशन मीटिंग में हुए आई एम एब्सोल्युटली ओके विद दैट। आर यू पीपल ओके विद इट? समझ गए इतना? ठीक है, चलो अब जो एक्सेप्शन बोली थी आपको,
जो 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोमेंट कंपनी और ऐसी प्राइवेट कंपनीज जो स्टार्टअप होते हैं के ऊपर लगता है, उनके लिए 173 में क्लियरली कहा गया है कि 173 यानी कितनी मीटिंग करनी होती है, मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग का कंप्लायंस इन कंपनीज में तभी मान लिया जाएगा जब वो एटलीस्ट 1 मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रही हैं in each half of the calendar year, and the gap between 2 meetings should not be less than 90 days. OPC, small company, dormant company and a private company which is a startup. इन्हें वो 4 मीटिंग वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं करना है। ये क्या करेंगी तो भी 173 कंप्लाई हुआ? हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। भैया हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर मतलब कैसे होगा? 1 जैन से शुरू होगा, ठीक है, और कब खत्म होगा? 30 जून को खत्म होगा। ये पहला हाफ खत्म हो गया आपके साल का, राइट। फिर 1 जुलाई में 31 लिख रही हूं। फिर अगला कब से शुरू होगा हमारा? 1 जुलाई से शुरू होगा, ये सेकेंड हुआ, और 31 दिसंबर पर जाकर के सेकेंड हाफ हमारा खत्म हो जाएगा। तो ईच हाफ में यदि आपने एक मीटिंग भी कर ली इस तरह से कि गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स इज नॉट लेस देन 90 डेज, यानी 2 मीटिंग्स के बीच में कम से कम न्यूनतम 90 दिन का गैप हो। नहीं तो भैया आप एक 30 जून को कर लो और एक जुलाई को कर लो, बोले लो हो गया काम। कर सकते ना, एक 30 जून को कर ली, अच्छा एक 20 जून को कर ली और एक 10 जुलाई को कर ली, हो गया काम। आपने बोला था हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग करना है, काम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं, कम से कम 90 दिन का गैप देना। साधारण कंपनियों में 2 मीटिंग्स में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, और ओपीसी, स्मॉल, डोरमेंट एंड अ प्राइवेट विच इज अ स्टार्टअप, क्योंकि इन्हें हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर यानी ये पहला हाफ ये दूसरा हाफ में एक ही करनी है, इसलिए इनकी 2 मीटिंग्स में बीच में कम से कम 90 दिन का गैप, 90 डेज का गैप होना जरूरी होता है। ओके है, समझ गए इस चीज को? चलिए, ये 173 तो खत्म हुआ, बट 173 के साथ साथ अब यहां पर आ जाएगा आगे अगला पॉइंट, और वो है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड का। हमने जब मीटिंग्स पढ़ा था बच्चों, तब हमने मीटिंग्स के साथ साथ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड यानी जो कंपनी एक्ट के प्रोविजन है उसके साथ साथ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 भी पढ़ लिया, क्योंकि वो जनरल मीटिंग्स पे बेस्ड था। हमें हमारे सिलेबस में बोर्ड मीटिंग्स के साथ भी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स दिए गए, तो वो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 जो बोर्ड मीटिंग पे लगता है उसके पॉइंट भी हाथों हाथ पढ़ लेते हैं, क्योंकि 173 में जो चीजें हैं उसके संबंध में ही एसएस में भी कुछ पॉइंट है, छोटे छोटे से बारीक से पॉइंट है, सारे मेजर चीजें हाईलाइटेड है स्क्रीन पे, सो दैट यू कैन रिमेंबर देम वेरी इजीली। क्या कहता है आपका सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड? देखो, पहला पॉइंट, बोर्ड शैल मीट एटलीस्ट वंस इन एवरी कैलेंडर क्वार्टर। हर कैलेंडर क्वार्टर में बोर्ड को कम से कम एक बार मीट करना है। कैलेंडर क्वार्टर, जनवरी, फरवरी, मार्च 1, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 कैलेंडर क्वार्टर्स। क्वार्टर बोलते ही क्यों है इसको? क्योंकि ये एक पूरे साल का चौथाई हिस्सा होता है और कोई सा क्वार्टर नहीं, ठीक है, पूरे एक साल का चौथाई हिस्सा होता है, इसीलिए क्वार्टर बोलते हैं। और SS1 कहता है कि बोर्ड हर कैलेंडर क्वार्टर में कम से कम एक बार मिले, यानी बात वही है ना कि साल की 4 मीटिंग तो हो ही जाएगी जैसा 173 में। डिटेल स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं? दे जस्ट गिव मोर क्लैरिटी टू द एक्ट। जो चीजें एक्ट में है ना उसमें और क्लैरिटी दे देते हैं, वो उसको और ज्यादा स्पेसिफिक कर देते हैं, उसको सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड कंपनी एक्ट से हटके नहीं है बच्चों, अलग नहीं है, विपरीत नहीं है, वो सिर्फ एक्ट के पॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए आईसीएसआई का सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बोर्ड बनाता है, ठीक है। इसकी प्रक्रिया आपको है, पार्ट सी जो आपका 10 नंबर का है उसमें सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बोर्ड्स कैसे स्टैंडर्ड बनाते हैं वो पूरा प्रोसेस आपने पढ़ा है, ठीक है। चलो, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि भैया नोटिस, एजेंडा एंड नोट्स ऑन एजेंडा कम से कम 7 दिन पहले देना, अनलेस आर्टिकल्स प्रिस्क्राइब फॉर लॉन्गर पीरियड, यानी आप आर्टिकल में 7 से ज्यादा दिन का भी लिख सकते हो, 7 दिन साइजेबल होता है सभी डायरेक्टर्स को बताने के लिए। उससे ज्यादा लंबा समय हमें डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए नहीं चाहिए, डायरेक्टर्स की। शेयर होल्डर्स को तो हम यूं 21 क्लियर डेज पहले देते हैं, क्यों देते हैं हमें लॉजिक भी पता है, भाई शेयर होल्डर इधर उधर हो सकते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में हो सकते हैं, so that all of them can come
properly make proper arrangements to come to that venue on the decided date, day and time of the general meeting. इसलिए वहां 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जीक्यूटिव है. अगर नॉन एग्जीक्यूटिव भी होते हैं तो 2 4 6 8 जो दूसरे ऐसे डायरेक्टर हैं जो नॉन एग्जीक्यूटिव हैं, इनका मीटिंग में आना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं. एंड दैट्स व्हाई 7 days का नोटिस इज इनफ. जस्ट लाइक ब्याह की पत्रिका कोई 4 महीना पहले से तो नहीं दे रहे थे, है ना. कब देते हो? बहुत बड़े स्तर पे कर रहे हो, 1000 2000 लोग भी अगर आ रहे हैं, जो तो अब संभव ही नहीं, अब तो हो ही नहीं सकता, है ना. बट स्टिल अगर बड़े स्तर भी कर रहे हो तो भी ऐसी स्थिति में 15 दिन पहले 20 दिन पहले पत्रिका जाकर के दे देते हो, इन्विटेशन जाकर के दे देते हो, ताकि सब लोगों को ध्यान रहे. दैट्स इनफ. 2000 लोगों को बुलाना है तो इसका मतलब थोड़ी कि 6 महीना पहले पत्रिका दे दोगे, व्यक्ति भूल ही जाएगा कि जाना भी है. ठीक है. सो इसीलिए दैट टाइम ड्यूरेशन इज इनफ. यहाँ 7 days इज इनफ. SS1 ये कहता है 7 दिन पहले दे दो नोटिस. नोटिस के साथ एजेंडा, क्या क्या डिस्कस करना है. आई हैव सैंपल एजेंडा आइटम्स फॉर यू. अभी नीचे आ जाएंगे, आपको दिखेंगे, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है. ड्राफ्ट सैंपल एजेंडा आइटम्स कैसे बनाओगे अभी बताऊंगी स्क्रीन पे. सो दैट्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. नोट्स, एजेंडा, और एजेंडा के संबंध में कुछ एडिशनल नोट्स एक्सप्लेनेशन देना हो तो ये सब 7 दिन पहले. ठीक है. आगे कह रहे हैं कैसे दोगे, तो भैया वही राइटिंग में दोगे, हर डायरेक्टर को दोगे, रजिस्टर्ड मींस रजिस्टर्ड पोस्ट से दोगे, फैक्सीमाइल से दे सकते हो, हैंड डिलीवरी करा सकते हो, ईमेल करा सकते हो, कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक मींस यूज कर सकते हो. अब कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक मींस में याद रखना, स्टेटस पे अपडेट नहीं डाल सकते हैं, डिस्प्ले पिक्चर पे अपडेट नहीं डाल सकते हैं, व्हाट्सएप नहीं भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे नहीं डाल सकते हैं, फेसबुक पे नहीं डाल सकते, टेलीग्राम पे नहीं डाल सकते. इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यानी प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जिसमें मैसेज भेजा गया है, मैसेज रिसीव हुआ है, इन सब का रिकॉर्ड हमारे पास रहे, वो चीज हमें ध्यान रखना है. ठीक है. स्टेटस और ये सब चीजें तो आपके 24 घंटे में चले जाते हैं, राइट. फिर सामने वाले ने उसे ध्यान से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, देखा है, नहीं देखा है, पता ही नहीं चलता उसके बाद. इसीलिए हम कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूज कर सकते हैं. और बस ये ध्यान रखना कि ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं दे सकते. ये ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं भेज सकते कि भैया बस स्टैंप लगा के लेटर बॉक्स में डाल दिया, या लेटर बॉक्स तो आजकल दिखता ही नहीं है मैडम, पोस्ट ऑफिस में दिया है, वो नहीं होगा. रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो. रजिस्टर्ड पोस्ट में कुरियर भी आता है, वो भी कर सकते हो. हैंड डिलीवरी करा दो, स्पीड पोस्ट करा दो, फैक्स भेज दो, फैक्सीमाइल जिसको कहते हैं, वो कर दो, ईमेल कर दो. ये सब चीजें आप कर सकते हो. समझ गए हो? क्लियर हो गया है सबको? चलो. हाँ, यहाँ एक चीज और ध्यान रखना कि यदि आपने इसे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है तो एडिशनल 2 days लगेंगे. ठीक वैसे ही जैसे नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग 101 में भी अगर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजते हो तो नोटिस इज डीम्ड टू बी सर्व्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 48 hours ऑफ सेंडिंग द नोटिस. यहाँ 2 दिन बोल. ठीक है. लॉजिक वही है. एडजर्न मीटिंग का नोटिस, अगर बोर्ड मीटिंग एडजर्न हुई है तो फिर वो सब डायरेक्टर्स को दिया जाएगा, इंक्लूडिंग वो जिन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं करा है, हमको उनको भी देना है. ठीक है. नोटिस इशू करने वाली अथॉरिटी कौन? कंपनी सेक्रेटरी. कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो एनी अदर डायरेक्टर दैट इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड आपका नोटिस इशू करेगा. फिर नोटिस में डेट, टाइम, वेन्यू, सारी चीजें आपको बतानी है मीटिंग से संबंधित. और साथ ही साथ यदि आपकी मीटिंग में डायरेक्टर्स के पास ऑप्शन होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं तो आपको क्लियरली नोटिस में बताना है. प्लस उस मोड को, उस ऑप्शन को वो कैसे अवेल कर सकते हैं, उसका क्या पूरा प्रोसेस है, वो सब आपको क्लियरली बताना पड़ेगा. ओके. एक छोटा सा केस आपके रेफरेंस के लिए यहां पर मैंने डाला, परमेश्वरी प्रसाद गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का. एक भी डायरेक्टर को यदि आपने नोटिस नहीं भेजा है ना, और यदि ये प्रूव हो जाता है कि आपने इंटेंशनली नहीं भेजा है एक भी डायरेक्टर को, तो आपकी पूरी मीटिंग इनवैलिड है, उसमें करी गई सारी प्रोसीडिंग्स जो है वो इनऑपरेटिव हो जाएगी. हमने भेजा और आपको नहीं मिला बात अलग है, किसी कारणवश. बट अगर हमने इंटेंशनली नहीं भेजा, कंपनी ने इंटेंशनली नहीं भेजा, तो फिर ऐसी स्थिति में वो जो मीटिंग है वो पूरी तरह से इनवैलिड है. लिया गया एक एक डिसीजन, पास हुआ एक एक रेजोल्यूशन इनऑपरेटिव हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा. समझ में आ गया? 173 क्लियर हो गया. ठीक है. चलो आ जाओ आगे. कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड के, इससे पहले कि ये एजेंडा सामने आए. और ये पॉइंट्स में क्या दिया गया है हमसे? भाई नोटिस जो है, नोट्स जो हैं, ये सब
जो 7 दिन पहले दे रहे हो, नोटिस, एजेंडा, उसके नोट्स। अगर किसी का ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो आप सिर्फ ऑल्टरनेट को ही नहीं भेजोगे, ओरिजिनल को भी भेजो। भले ही ऑल्टरनेट अपॉइंट तब होता है जब ओरिजिनल इंडिया से बाहर गया हुआ है, तो आप उसको ईमेल पे भेजो ना। आपके पास भले उसका पता नहीं होगा इंडिया के बाहर का, बट एटलीस्ट आप उसे ईमेल पे तो भेजो। तो ओरिजिनल को भी भेजना है और ऑल्टरनेट को भी भेजना है। हाँ, यदि आपकी मीटिंग में कोई ऐसा डिस्कशन होना है जिसमें यूपीएसआई, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पर कोई डिस्कशन होना है, तो आप उस इंफॉर्मेशन को विथहेल्ड कर सकते हो। जरूरी नहीं वो आप 7 दिन पहले से दे दो नोटिस में, क्योंकि फिर ऐसे में उस इंफॉर्मेशन के लीक होने या इनसाइडर ट्रेडिंग होने के चांस बढ़ जाएंगे। And so as to avoid these kind of circumstances, you always have the power, the board of directors always have the power कि ऐसी इंफॉर्मेशन को आप मीटिंग से सिर्फ कुछ घंटा पहले जो बोर्ड मेंबर्स हैं उन्हें सर्कुलेट कर सकते हो। हाउएवर इस चीज के लिए मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, जिसमें एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो अगर है, तो उनकी कंसेंट लेना पड़ेगा। तो आप कैसे लेते हो ये कंसेंट? भाई नोटिस भेज दो, उसमें लिख दो कि यूपीएसआई है, वो मीटिंग से कुछ घंटा पहले आपको शेयर करेंगे, और मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को उस चीज पे कंसेंट देना है। इंडिपेंडेंट है तो एक उसमें इंडिपेंडेंट भी हो, नहीं है तो फिर वो मेजॉरिटी को कंसेंट देना है। क्लियर हो गया है? आपको समझ में आ गया है? ठीक है, थोड़ा सा स्पीडली चल रही हूँ, थोड़ा सा रैपिडली पढ़ा रही हूँ, पर आप जानते हैं कारण क्या है ना? ये रिविजन है, आप इन्हें एक बार पढ़ चुके हैं। परीक्षा के पहले जब रिवाइज कर रहे हैं तो वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि हर एक चीज पर रामलाल, पन्नालाल, लखनलाल, मोहनलाल, श्यामलाल बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए जाएं। हम इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ चुके हैं। नाउ इट्स टाइम ओनली टू रिवाइज देम, brush up our concepts once again so that nothing is skipped off before the examination. बाकी रूटीनल क्लासेस में तो हर एक पॉइंट पर दर्जनों एग्जाम्पल है अपने पास, तो वो अपन वैसे पढ़ते हैं। यहाँ रिविजन है, एंड आई डू नॉट वांट अननेसेसरी जोक क्रैकिंग और अननेसेसरी की चीजों में अपना टाइम पास हो जाए। जो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा से पहले जो 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए उसके साथ हम ये कर रहे हैं, और इसीलिए थोड़ा सा रैपिडली भी पढ़ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कोई चीज बीच में स्किप हो रही है, मिस हो रहा है, आपको वापस सुनना है, तो आपको करना क्या है? रिवाइंड ही तो करना है। पीछे जाइए, फिर से उस चीज को सुन लीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। ठीक है, क्लियर है? चलो, लास्ट पॉइंट सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड का ये कहता है आपसे कि सप्लीमेंट्री नोट्स अगर किसी एजेंडा आइटम पे देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। सप्लीमेंट्री नोट्स इज जस्ट लाइक नोट्स टू एजेंडा, कि भाई हमने मान लो सपोज में कोई एक आइटम डाला है एजेंडा के तौर पे और उस पर एक्सप्लेनेशन हम बोर्ड मेंबर्स को देना चाह रहे हैं, और एक्सप्लेनेशन का भी कुछ और एक्सप्लेनेशन है, सो वॉट एवर इट इज, ये सब चीजें आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? नाउ व्हाट यू हैव ऑन द स्क्रीन इज दिस सैंपल एजेंडा आइटम्स ऑफ अ बोर्ड मीटिंग। एग्जाम में 5 मार्क का एक क्वेश्चन आ भी चुका है और आ भी सकता है कि सैंपल बोर्ड एजेंडा, बोर्ड मीटिंग के एजेंडा आइटम्स बनाइए। तो यू हैव द लिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। ये वो बहुत कॉमन बिजनेसेस हैं जो सामान्य तौर पर हर कंपनी में ही होते हैं, वेदर इट इज अबाउट ग्रांटिंग लीव ऑफ एब्सेंस, जहां से मीटिंग शुरुआत होती है, चेयरमैन आता है, अपनी चेयर पर बैठता है, सबको ग्रीट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अटेंडेंस रजिस्टर को या तो वहीं या बाहर कर चुके तो बाहर साइन कर देते हैं, एंड देन चेयरमैन मीटिंग स्टार्ट करता है, लीव ऑफ एब्सेंस देता है। ठीक, हाँ, अगर पहले से चेयरमैन नहीं हो, नया चेयरमैन अपॉइंट करना है, तो फिर वो सेकेंड एजेंडा आइटम बन जाता है। सामान्य तौर पर पिछली मीटिंग का ही चेयरमैन यहाँ भी चेयरमैन बन जाता है, कंपनी का एमडी चेयरमैन बन जाता है। बट अगर आप उसे चेंज करना चाह रहे हो तो फिर दूसरा एजेंडा आइटम होता है चेयरमैन अपॉइंट करो। पिछली मीटिंग के जो मिनट्स हैं उनको कंसिडर करना है आपको, डायरेक्टर्स के द्वारा जो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है 184 में, अभी आज ही आने वाला है ये, वो आपको रिकॉर्ड करना है, वो आपको ऑन रिकॉर्ड लेना है ना? फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डिक्लेरेशन अगर आया है 149(7) में, वो आपको कंसिडर करना है। पॉलिसी से संबंधित चीजें हो सकती है, सेक्रेटरियल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट हो सकते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंसिडरेशन हो सकता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिपोर्ट का कंसिडरेशन हो सकता है, एंड एनी अदर आइटम विद द परमिशन ऑफ द चेयर। ऑल ऑफ अस नो कि बोर्ड मीटिंग में हम कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। इवन इफ एनीथिंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन द एजेंडा, वी कैन डिस्कस ऑन दैट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्कस कर सकते हैं, कुछ भी से मतलब कुछ भी, यू कैन टॉक ऑन एनीथिंग इवन इफ इट इज नॉट कवर्ड इन एजेंडा। अनलाइक टू जल्दी बोलिए, अनलाइक टू जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में हमने क्लियरली पढ़ा है कि जो नोटिस में लिखा है ना, बस वही डिस्कशन होता है, उसके बाहर नहीं जा सकते, उसके बाहर नहीं जा सकते। जो
जितना लिखा है नोटिस में, जनरल मीटिंग्स में बस वो डिस्कशन होता है। बोर्ड मीटिंग में पूरी फ्रीडम होती है कि आप कोई भी चीज डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सैंपल एजेंडा आइटम्स ऑफ अ बोर्ड मीटिंग। यहां आकर के सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 जो है वो अलॉन्ग विथ 173 खत्म हुआ। अब ये बारी आती है बोर्ड मीटिंग के अगले पॉइंट की, और अगला पॉइंट जो हमारे सामने है वो है सेक्शन नंबर 174 दैट टॉक्स अबाउट द कोरम ऑफ द बोर्ड मीटिंग, एंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द कोरम ऑफ द बोर्ड मीटिंग आर वेरी सिंपल, क्लियर एंड इजी। जो हमसे कहते हैं कि बोर्ड मीटिंग का कोरम होता है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 1/3 या 2, विच एवर इज हायर। टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 या 2, और मतलब ये कि न्यूनतम 2 डायरेक्टर तो चाहिए बोर्ड मीटिंग में, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो डायरेक्टर्स आ रहे हैं उनको भी कोरम के लिए काउंट करा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, यदि वो इंटरेस्टेड हैं और किसी स्पेसिफिक आइटम पे उनको एक्सक्लूड करना है तो फिर वो वहां काउंट नहीं होते, अदरवाइज कोरम में काउंट करे जाते। एंड कंपनी ऑलवेज हैव द राइट कि वो हायर नंबर ऑफ कोरम बता सकती है अपने आर्टिकल। सो बाय डिफॉल्ट 174 में कोरम क्या है? 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ है बच्चों, अनलाइक टू द कोरम ऑफ जनरल मीटिंग्स। जनरल मीटिंग की कोरम में हम कौन से मेंबर्स लेते हैं? अगर जनरल मीटिंग होती है तो हमने क्लियरली पढ़ा है कोरम पर्सनली प्रेजेंट होती है, पीपी, नॉट पल्लवी परिहार। ये पीपी इज पर्सनली प्रेजेंट मेंबर्स लगते हैं 5, 15, 30 कोरम। यही सेक्शन रिवाइज कर लो। और देखो, आप तरीके पूछे थे मेरे से सेक्शन रूल्स रिवाइज करने के, अभी तक मैंने कितनी बार बता दिया। जब भी कोई सेक्शन का रेफरेंस, कोई कॉन्सेप्ट का रेफरेंस आए, उससे संबंधित सेक्शन इमीडिएट दिमाग में रिकॉल करो, अपने आप याद हो जाएगा। कोई रूल पढ़ रहे हो, उसी चैप्टर के रूल पहले भी पढ़ चुके हो तो फिर उसको इमीडिएट रिकॉल करो, अपने आप चीजें दिमाग में बैठती जाए। और कोई तकनीक नहीं, कोई घुट्टी नहीं घोल के पीना है अपने को, कुछ नहीं। इट विल बी वेरी इजी टू रिमेम्बर लाइक दिस, ठीक है। तो जनरल मीटिंग में हमारी कोरम कैसी होती थी? पर्सनली प्रेजेंट की होती थी, हम जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर हमको कैसी कोरम चाहिए? यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ चाहिए, यानी उस दिन उस मीटिंग में डायरेक्टर्स आए हो चाहे ना आए, मानो 9 डायरेक्टर है मीटिंग में, 7 ही आए तो हम कोरम 7 से थोड़ी निकालते हैं, हम 9 से ही निकालेंगे। हम 9 का ही 1/3 निकालेंगे, और 2 विच एवर इज हायर वो हमारी कोरम बन जाए। समझे इतना? चलो आगे आओ। हाँ, एज फार एज टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन इज कंसर्न, इनके लिए सेबी ने 1 अप्रैल 2020 से कोरम का क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज कर दिया है, और इनकी जो कोरम है वो 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर हो चुकी है, जिसमें से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है। लिस्टेड कंपनी है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो हो गई। पढ़ा है हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स किन कंपनी को अपॉइंट करना पड़ता है, तो उसमें पहले ही पॉइंट क्लियरली बताता है एवरी लिस्टेड कंपनी। So you will definitely have at least one independent director. Clear है ना इतना? Definitely you will have at least one independent director. So top 2000 listed entities based on their market capitalization, इनकी हर बोर्ड मीटिंग की कोरम 1/3 और 2 नहीं, 1/3 और 3, whichever is higher. ठीक? हाँ, अगर कभी किसी कारणवश डायरेक्टर्स का रेजिग्नेशन हो जाता है या रिमूवल हो जाता है, और इतनों का रिमूवल या रेजिग्नेशन होता है कि जो कोरम रिक्वायर्ड है उससे कम बचते हैं डायरेक्टर, मानो कोरम 3 की रिक्वायर्ड थी और कंपनी में सारे डायरेक्टर्स 9 डायरेक्टर्स थे और 9 में से 7 ने रेजिग्नेशन दे दिया, अब 3 की कोरम तो बन ही नहीं पा रही है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स है ना वही एक्ट करते हैं, उनको कोरम बराबर मान लेते हैं, मीटिंग करते हैं, और उस मीटिंग में वो क्या करते हैं, वो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को रेस करने के लिए अपॉइंटमेंट करते हैं फ्रेश डायरेक्टर्स का। सी, जो मैंने हाईलाइट करा, कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स में एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू दैट फिक्स फॉर द कोरम, और फॉर समनिंग अ जनरल मीटिंग, एंड फॉर नो अदर पर्पस। या तो खुद ही कर लेंगे बोर्ड मीटिंग में अपॉइंटमेंट, वो लोग सेक्शन नंबर 161 में पढ़ा है अपन ने, सब सेक्शन 1 एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लेंगे, ठीक है। और या फिर वो क्या करेंगे, वो जनरल मीटिंग कॉल करेंगे ताकि मेंबर्स अपॉइंटमेंट कर सके, इसके अलावा और कोई काम नहीं करेंगे, ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि यदि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कंपनी में इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स की संख्या टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 2/3 के बराबर या उससे ज्यादा हो जाती है, फिर ऐसे में कोरम नहीं बन पाएगी।
भाई प्रोविजन क्या है, वेयर इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स एक्सीड्स और इक्वल्स टू 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो फिर जो डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड नहीं है, सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 2, उतनी देर के लिए कोरम सिर्फ वही बनाएंगे। भाई टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 या 2, 1/3 या 2, विच एवर इज हायर, ये आपकी कोरम होती है ना। अब अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स जिनको हम कोरम में नहीं मानते, इनकी संख्या 2/3 या उससे ज्यादा हो जाती है, तो फिर कोरम नहीं बच पाएगी। तो जितने बचे हैं ना, उतने बचे हुए डायरेक्टर्स जो हैं वही मीटिंग में कोरम मान लिए जाएंगे, और वो डायरेक्टर्स न्यूनतम 2 होने चाहिए। 2 से भी कम हो गए तो फिर ऐसी स्थिति में वो कोरम नहीं है, वो मीटिंग नहीं। ठीक है, समझे? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, ये देखो एग्जाम्पल। मानो 9 डायरेक्टर है कंपनी में, इसमें से 7 इंटरेस्टेड हो गए। अब डिसइंटरेस्टेड कितने बचे? 2 ही बचे, जबकि कोरम कितनी निकलेगी? 3 निकलेगी। 3 क्यों निकलेगी उसका कैलकुलेशन भी यहाँ पर दे दिया है मैंने आपको। कोरम 3 डायरेक्टर्स की होगी, क्यों? क्योंकि 9 का 1/3 या 2, 9 का 1/3 कैसे निकालेंगे? 9 into 1 divide by 3 and 3 3s are 9, राइट? तो 3 या 2 विच एवर इज हायर, तो 3 निकला। अब 3 निकला ना, और हमारे पास तो डिसइंटरेस्टेड सिर्फ 2 ही है, समझ गए? तो ऐसे में क्या होगा, मिनिमम 2 तो है, तो पॉइंट नंबर 3 के हिसाब से, ऊपर का जो पॉइंट है इस पॉइंट के हिसाब से ये बोर्ड मीटिंग की कोरम माने जा सकते, मीटिंग करेंगे। ठीक है, मिनिमम। अगर 8 इंटरेस्टेड होते ना यहाँ पर, अगर मैंने ये फिगर चेंज कर दिया होता और अगर मानो ये 7 के बजाय 8 होता ना, तो फिर ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही बचता, फिर बोर्ड मीटिंग पॉसिबल नहीं होती, फिर बोर्ड मीटिंग जो है वो नहीं करी जा सकती। ओके, पानी वानी पीते रहिए बीच में बार बार, है ना? लग रहा है कि भाई थोड़ा सा हमें थकान हो रही है, तो दोबारा अपने आप को जगा लीजिए, हिला लीजिए। आपको पता है क्या एक सिंपल टेक्निक, किचन में कई बार मम्मी को डब्बे में, बक्से में सामान भरते देखा है, आटा या राई जीरा या नमक या कोई भी दाल या चावल, जब वो एक कंटेनर या एक पैकेट से उस डब्बे में यानी दूसरे कंटेनर में डालती हैं, तो कुछ समय बाद डब्बा भर जाता है। फिर वो क्या करती है, वो डब्बे को थोड़ा ऐसे हिला देती है, और जब डब्बे को वो थोड़ा ऐसे हिला देती है ना, तो डब्बे में जगह बढ़ जाती है। बस आपको क्या करना है, समझ गए ना मेरा ये उदाहरण क्यों दी हूं? आपको भी ऐसे हिला लेना है, थोड़ा कंटेंट इधर उधर सेटल हो जाएगा, जगह और बढ़ जाएगी। 2 घुट पानी पी लो तो एनर्जी दोबारा लौट आएगी। आ जाओ वापिस इधर लौट आओ, आओ अब लौट चले, आप लौट चले। ठीक है, चलो आओ इधर, चौथे पॉइंट पर आओ। देखो चौथा पॉइंट आपसे क्या कहता है, कोरम से ही संबंधित है भाई। चौथा पॉइंट कहता है कि यदि मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स नहीं हो पाई फॉर द वांट ऑफ कोरम, नहीं बन पा रही थी कोरम, तो फिर ऐसी स्थिति में बाय डिफॉल्ट एडजर्नमेंट, है ना? अगर मीटिंग नहीं हो पाती है तो फिर ऐसी स्थिति में अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड। अब ये जो प्रोविजन है ना, ये बड़ा जादुई प्रोविजन है। अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड का मतलब ये कि यदि आपने आर्टिकल में लिखा कि कोरम नहीं होने पर, यदि कोरम नहीं होती है, तो वो वाली जो मीटिंग है ना, वो मीटिंग डिसॉल्व ही हो जाएगी। अगर आपने आर्टिकल में लिख दिया ना, तो किसी एक भी मीटिंग में कोरम नहीं बनी तो मीटिंग डिसॉल्व। अगर आपने ऐसा नहीं लिखा तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई? फिर ऐसी स्थिति में मीटिंग ऑटोमेटिकली एडजर्न हो जाएगी टू द सेम टाइम, सेम प्लेस एंड सेम डे इन द नेक्स्ट वीक। डेट तो सेम आ ही नहीं सकती है, ठीक है? हाँ, अगर वो नेशनल हॉलीडे पड़ता है तो फिर ऐसी स्थिति में सक्सीडिंग डे आपको ध्यान रखना है। और अगर एडजर्न बोर्ड मीटिंग में भी कोरम नहीं आई तो मैम क्या होगा? फिर तो मीटिंग को फाइनली डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। मेंबर्स ही नहीं आ रहे, बोर्ड मेंबर आ ही नहीं रहे, मीटिंग ही नहीं कर रहे, तो बार बार थोड़ी ना ऐसे समय खराब करेंगे बाकी डायरेक्टर्स का। वो मीटिंग डिसॉल्व, खत्म, फ्रेश नोटिस लगेगा फिर से। क्लियर हो गया? समझ गए 174? चलो, कुछ एक्सेप्शन दिए मैंने यहाँ पर आपको 174 के। एक्सेप्शन में पहला पॉइंट आपसे कहता है कि 174 1 पर्सन कंपनी पे नहीं लगता, क्वाइट ऑब्वियस बात है, एक ही पर्सन है, तो फिर न्यूनतम 2 कोरम में कैसे आएंगे? ऑफ कोर्स उस पे ये पॉइंट नहीं लगेगा। सेक्शन 8 कंपनी की कोरम तो भैया 8 मेंबर और 25% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज लेस होती है।
8 मेंबर या 25% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज लेस। हालांकि मिनिमम 2 यहां भी चाहिए ही होता है हमें, ठीक है। हाँ, और प्राइवेट कंपनी के केस में इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो है उसको भी हम कोरम में काउंट कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी में नहीं होता, बट प्राइवेट कंपनी में इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को भी कोरम में काउंट करते हैं, सब्जेक्ट टू देयर डिस्क्लोजर दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 184। अगर इन्होंने 184 184 में डिक्लेरेशन दे दिया है तो फिर ऐसी स्थिति में प्राइवेट कंपनी के इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स भी कोरम में काउंट हो जाएंगे। मीटिंग के उस बिजनेस में नहीं बैठेंगे वो जिसमें वो इंटरेस्टेड है। जब वो रेजोल्यूशन पुट टू वोट होगा तो वो उस जगह से चले जाएंगे, कोरम में काउंट कर लिए जाएंगे। समझ में आ गए हैं ये पॉइंट? 174 क्लियर हो गया है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड क्लियर हो गया है, ओके है। तो चलो आगे बढ़ चलो। अब इसका सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड यानी 174 के कुछ और पॉइंट है। अगेन बारीक बारीक से, बराबर बराबर से, छोटे छोटे से, नन्हे मुन्ने से पॉइंट यहाँ पर आ रहे हैं। बोर्ड मीटिंग का ही चेयरमैन जो है, मतलब बोर्ड मीटिंग का जो चेयरमैन है वो कंपनी का ही चेयरमैन होता है। आपको बोली थी अभी थोड़ी देर पहले, मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी का जो चेयरमैन है वो बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन होता है। एंड इफ यू रिमेंबर सेक्शन 104 जो आपने पढ़ा है कि सीएम ऑफ द बीएम इज द सीएम ऑफ द जीएम, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड मीटिंग इज द चेयरमैन ऑफ द जनरल मीटिंग। रिमेंबर, वही चीज लगती है, ठीक। फिर उसके बाद ये कहा गया है कि यदि मीटिंग में कोरम है, बावजूद उसके मीटिंग को चेयरमैन एडजर्न कर सकता है फॉर एनी रीजन एट एनी स्टेज यदि इट इज कंसेंटेड टू बाय majority ऑफ द डायरेक्टर्स। तो चेयरमैन अनलेस डिसेंटेड और ऑब्जेक्टेड बाय द मेजोरिटी, मतलब मेजोरिटी ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं, मैंने मेजोरिटी ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं, माने मेजोरिटी उस चीज को कंसेंट दे रहे हैं। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर भले ही कोरम है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, चेयरमैन के पास अधिकार है, वो मीटिंग को एडजर्न कर सकता है, ठीक है। ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में दिया गया। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड ये कहता है कि हमें ना कोरम सिर्फ मीटिंग के कमेंसमेंट में नहीं चाहिए भैया, हर एक बिजनेस आइटम को ट्रांजैक्ट करते समय हमें कोरम चाहिए। साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, गुड गवर्नेंस या कंपनी ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि हर आइटम को ट्रांजैक्ट करते समय कोरम होना चाहिए। ये चीज सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 भी कहता है कोरम के संबंध में जनरल मीटिंग्स, ठीक है। फिर अगला पॉइंट जो है वो आपसे ये कहता है कि अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो फिर ऐसी स्थिति में अ डायरेक्टर शैल नीदर बी रिकॉर्ड फॉर द कोरम नॉर अलाउड और परमिटेड और एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आइटम ऑफ बिजनेस जिसमें वो इंटरेस्टेड, उसको परमिशन नहीं होगी। हाँ, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन आपने अभी पढ़ लिया है। और वो एक्सेप्शन क्या था भैया? अभी तो आया था, प्राइवेट कंपनी का। प्राइवेट कंपनी में अगर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट 184 में आ गया है तो प्राइवेट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोरम में तो काउंट हो जाएगा। बोर्ड भले ही नहीं डालेगा, कोरम में तो काउंट हो जाएगा आपसे भी, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे का पॉइंट आपसे क्या कह रहा है। हम आते हैं अपने 5वें नंबर के पॉइंट पर। 5वां नंबर का पॉइंट जो है वो अटेंडेंस रजिस्टर्स पर आधारित है। दैट्स क्वाइट ऑब्वियस, कंपनी को बोर्ड मीटिंग को अटेंड करने वाले सभी डायरेक्टर्स का रजिस्टर मेंटेन करना होता है। ये रजिस्टर बोर्ड मीटिंग के लिए अलग, कमेटी मीटिंग के लिए अलग होगा भैया, ठीक है। फिर इसमें हर एक मेंबर जिसने मीटिंग अटेंड करी, वो जिसने लीव ऑफ एब्सेंस लिया है उसकी डिटेल जाएगी। ये ओपन फॉर इंस्पेक्शन होता है फॉर ऑल द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स इसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं बिजनेस आवर्स के ड्यूरेशन में, कभी भी इसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं। Even after a person ceases to be a director, he shall be entitled to inspect the attendance register of the meetings only for that duration जो तब हुई थी जब वो डायरेक्टर था, बाद में थोड़ी जब डायरेक्टरशिप सीज हो गई उसके बाद की मीटिंग नहीं, पहले की मीटिंग्स, ठीक है। इस रजिस्टर को कम से कम 8 साल प्रिजर्व करके रखा जाता है फ्रॉम द लास्ट एंट्री मेड। और सेफ कस्टडी किसकी होती है, किसकी जिम्मेदारी होती है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसका उत्तरदायित्व होता है? अब तक तो उत्तर आपकी तरफ से निकल आ चुका है। यस मैडम, कंपनी सेक्रेटरी। और कौन? हाँ, जो ये कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो फिर एनी अदर ऑथराइज डायरेक्टर बाय द बोर्ड, ओके। लीव ऑफ एब्सेंस को लेकर के एक पॉइंट दिया गया है कि ये सिर्फ आपको तब मिलेगा जब आप उसकी सूचना प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन पर
कंपनी को यानी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी को, और अगर वो नहीं है तो चेयरमैन या एनी अदर ऑथराइज्ड डायरेक्टर को जिसने नोटिस जारी करा है उसे देंगे। ऐसे थोड़ी कि बस मीटिंग में नहीं गए तो मीटिंग आपको लीव ऑफ एब्सेंस दे देगी। यू हैव टू कम्युनिकेट देम दैट ड्यू टू सर्टेन रीजंस, in case you can give the reason, give the reason. In case you cannot, so just quote that due to certain reasons, due to certain professional occupancy, due to certain personal occupancy, I am not able to attend the meeting that is scheduled for so and so day, date and time. मांगना पड़ता है लीव ऑफ एब्सेंस। अरे स्कूल में छुट्टी मारते थे तो लीव एप्लीकेशन देना पड़ता था ना, फिर कभी कभी लीव एप्लीकेशन पहले ही चला जाता था, कभी कभी बहुत ज्यादा बीमार हो गए, जा ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर बाद में जब जाते थे तब ले जाते थे, बट लीव एप्लीकेशन देना पड़ता था। डायरेक्टर्स को पहले ही देना पड़ता है। यू रिक्वेस्ट फॉर द लीव ऑफ एब्सेंस एंड देन ओनली वी विल ग्रांट यू। है, चलो ये खत्म हुआ आपका 174 यहां आकर के, और अब बारी आ रही है तीसरे सेक्शन की जो कि 175 है और जो बेस्ड है पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पे। बारीक सा प्रावधान है, छोटा सा प्रावधान है, और ये बारीक सा छोटा सा प्रावधान आपसे ये कहता है कि यदि कंपनी की बोर्ड चाहे तो रिजोल्यूशन को ड्राफ्ट फॉर्म में, ड्राफ्ट प्रपोजल फॉर्म में, along with all the necessary document and paper जो उस ड्राफ्ट को समझने के लिए जरूरी है, वो अपने बोर्ड मेंबर्स या कमेटी मेंबर्स को उनके दिए गए पते पर, रजिस्टर्ड एड्रेस पर, भले ही वो हैंड डिलीवरी से जाए या पोस्ट से जाए या कुरियर से जाए या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मींस या ईमेल या फैक्स से जाए, भेज सकती है। यदि मीटिंग नहीं कॉल करना चाह रहे हैं तो, है ना, अगर मीटिंग नहीं कॉल करना चाह रहे हैं तो बेस्ट है उसको सर्कुलेट कर दें, और सर्कुलेट करने के लिए ड्राफ्ट फॉर्म में उसको भेजें। कंडीशन भैया ये है कि इट शुड बी अप्रूव बाय मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स और मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट एट दैट रेजोल्यूशन। मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को उस चीज को कंसेंट देनी पड़ेगी, अप्रूवल देनी पड़ेगी, और जब मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स कंसेंट दे देते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में वो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास मान लिया जाता है। वैसे भी बोर्ड में तो कोई ऑर्डिनरी स्पेशल तो होता ही नहीं, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, और सिंपल मेजॉरिटी मतलब मेजॉरिटी, बस 51% का अप्रूवल चाहिए। सो जो लोग एंटाइटल टू वोट हैं वो यदि अप्रूव करते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में वो रिजोल्यूशन जो है वो पास हो जाए। हाँ, लेकिन यहां पर एक पॉइंट आपसे ये कहता है कि अगर 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी ये रिक्वेस्ट कर देते हैं, ये कह देते हैं कि कोई रिजोल्यूशन जो सर्कुलेशन में भेजा गया है वो सर्कुलेशन से नहीं लेकिन मीटिंग में ही डिसाइड होगा, तो फिर ऐसी स्थिति में चेयरमैन कंपनी का, चेयरपर्सन कंपनी का, उस ड्राफ्ट को आगे फिर कुछ भी नहीं करेगा और वो रिजोल्यूशन मीटिंग में ही प्रपोज होगा। हमने भेज दिया, लेकिन 1/3 या उससे ज्यादा बोर्ड मेंबर्स का रिवर्ट या रिस्पॉन्स ये आ रहा है कि भैया इसको सर्कुलेशन से नहीं कर सकते, इसके लिए तो मीटिंग ही करनी पड़ेगी। सबको बुलाओ, सामने बैठेंगे, सामने बैठ के बात होगी, ऐसे नहीं कि बस सर्कुलेट कर दिया और काम खत्म। 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ या ज्यादा ने बोल दिया कि ऐसे करना है तो फिर वैसे ही होगा, फिर सर्कुलेशन से नहीं होगा। ठीक है, हाँ, जो सर्कुलेशन से पास होता है उसके संबंध में तीसरा पॉइंट कहता है कि अपन उसको सब्सीक्वेंट बोर्ड मीटिंग या कमिटी मीटिंग में ऑन रिकॉर्ड लेते हैं और वो उसी मीटिंग के मिनट्स का हिस्सा बनता है, क्योंकि मीटिंग तो हुई नहीं ना, तो मिनट्स में कैसे डालेंगे वो रिजोल्यूशन, तो अगली जो भी बोर्ड मीटिंग होगी उसके मिनट्स में उसे डाल दिया जाए, ये रेफरेंस देते हुए कि वो एज पर 175 बाय सर्कुलेशन पास हुआ। छोटा सा पॉइंट है, दो मेजर चीजें हैं बस, ड्राफ्ट फॉर्म में सर्कुलेट कर दो एंड मेजॉरिटी शुड अप्रूव। दूसरा, 1/3 या उससे ज्यादा ने बोल दिया मीटिंग में करना है तो मीटिंग में ही होगा, सर्कुलेशन से नहीं होगा। और तीसरा, क्या इसे कब लेना है ऑन रिकॉर्ड, कौन से मिनट्स में जाएगा, अगली बोर्ड मीटिंग के मिनट्स में। समझ में आ गया बच्चों? चलो आओ, और आपका अगला आखिरी छोटा सा सेक्शन जो है वो है सेक्शन 176 दैट टॉक्स अबाउट द डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर एंड वैलिडिटी ऑफ हिज एक्ट्स। दो बातें कहता है। पहली, यदि किसी समय ये पता चलता है कि किसी डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट है, कुछ भी, कोई डिस्क्वालिफिकेशन था, प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं हुआ, या वेकेशन ऑफ ऑफिस की कोई स्थिति लग जाती है 167 की,
तो जिस दिन ये डिफेक्ट पता चल रहा है उस दिन और उसके बाद से करा गया कोई भी एक्ट वैलिड नहीं है, और उस दिन के पहले डायरेक्टर के द्वारा करा गया कोई भी एक्ट इनवैलिड कर नहीं सकते, किसी के डैश में दम नहीं है। अब इस डैश में क्या बनना है वो आप जानते हो, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ 176 का पॉइंट। ठीक है, देखो क्या लिखी हूं मैं, नो एक्ट डन बाय अ पर्सन एज अ डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड notwithstanding that it was subsequently noticed that his appointment was invalid by reason of any defect or disqualification or had been terminated by any provisions of this act or in the articles of the company। कोई भी एक्ट इनवैलिड नहीं हो सकता जो ये पता चलने के पहले हुआ है कि भैया इसके अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट है, ये इस तारीख पे पता चला। अब इससे पहले जो भी हो गया ना सब वैलिड है, इसके बाद कोई भी चीज इनवैलिड नहीं, वैलिड नहीं। इसके पहले कुछ भी इनवैलिड नहीं है और इसके बाद कुछ भी वैलिड नहीं है। नथिंग इज इनवैलिड डन प्रायर टू द डिस्क्लोजर ऑफ दिस फैक्ट एंड नथिंग इज वैलिड आफ्टर दिस। वो हावेवर मैं ये डाली हूं, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड to give validity to the act done by the director after his appointment has been noticed by the company to be invalid or have been terminated। भाई अब तो पता चल गया ना कि इनवैलिड है, टर्मिनेट कर दिया है, अब जो करोगे वो वैलिड थोड़ी है। विलेन हीरो का मास्क लगा करके हीरोइन के सामने आ गया तो हीरोइन तो बड़ी खुश है कि हीरो है ना, पर जैसे ही वो मास्क उतरेगा तो उसके बाद हीरोइन थोड़ी ना उतनी खुश होगी और उसके बाद थोड़ी ना उस हीरोइन को उस विलेन के ऊपर उतना प्रेम आएगा जितना हीरो पे आ रहा था। तो बाय दैट टाइम जब तक मास्क है तब तक क्या है, सब कुछ वैलिड है। मास्क हट गया है उसके बाद कुछ भी वैलिड नहीं है। जब तक डिफेक्ट के बारे में पता नहीं चल रहा है या अपॉइंटमेंट टर्मिनेट नहीं हो रहा है सारी चीजें वैलिड है, उसके बाद कुछ भी वैलिड नहीं है। ओके विद दिस, समझ गए हैं 173, 4, 5 और 6 चार बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके चैप्टर नंबर 12 के जो कि मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड पर आधारित है, कंप्लीट हुए। कहानी अभी खत्म कहाँ हुई, और इस सेशन का ये तो पहला ही पार्ट हुआ है। इस सेशन का आपके लेक्चर नंबर 4 का दूसरा पार्ट यानी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और पिक्चर में अब जो आगे आना है वो प्रोविजंस, अच्छा मिनट्स तो साधारण से वही 118 पूरा रिपीट हो रहा है यहाँ पर, तो इसके बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हर मीटिंग का बनाना है, बोर्ड मीटिंग का भी बनाना है, ठीक है, सेपरेट बुक में मेंटेन करना है। 118 के जो जो पॉइंट है वो सारे के सारे यहाँ पर अप्लीकेबल होते हैं। और जो दूसरा पार्ट है ना वो बोर्ड की कमिटीज और बोर्ड के पावर पर आधारित है, और बोर्ड की कमिटीज और पावर्स यानी सेक्शन 177, 8, 9, 180 एंड देन 184 एंड 185, ये दूसरा 2 और सेक्शन। सेकेंड बंच हमारा भी और बच रहा है, पर इस पार्ट ऑफ लेक्चर 4 को हम यहीं रोक रहे हैं। सेकेंड पार्ट के लिए इमीडिएट बहुत जल्दी मैं आपसे फिर से मिल रही हूं। इन द मीनवाइल आप इन चीजों को रिवाइज कर लीजिए और पार्ट 2 ऑफ लेक्चर 4 पर जाने से पहले एटलीस्ट 173 से 176 को मजबूत कर लीजिए। I'll see you in this second part. As if for now, enjoy listening. Thank you for listening. Namaste.